हेलो एवरीवन, मेरा नाम पावनी है और आज हम अपनी यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी दोनों के लिए जो एमसीक्यूज़ हैं इम्पॉर्टेंट, उसकी हम सीरीज़ कर रहे हैं। ये आई थिंक हमारी क्लास 3 है और ये सब क्वेश्चंस जो हैं इसमें मई के करंट अफेयर्स भी हैं, मई 2025 के। और ये वीडियो और पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो हमारा पहला प्रश्न है, आपको पहले अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आंसर देखना है। So first is, consider the following statements related to forest management and reforms in Uttarakhand. So जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स हैं। कुमाऊं संघ वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1916 टू एड्रेस फॉरेस्ट रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, वन संबंधित जो मुद्दे हैं उनको संबोधित करने के लिए 1916 में कुमाऊं संघ की स्थापना की गई थी। तो आपको ये देखना है कि ये सही है। फिर है 1921 में स्थापित वन शिकायत समिति की अध्यक्षता पी विंधम ने की थी। ये विंधम या विंधम यहाँ पर हो सकता है कि इंग्लिश में ये गलत हो, सॉरी हिंदी में जो है इसकी स्पेलिंग अलग हो सकती है, विंधम पढ़ते हैं वैसे इन्हें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफिशियल स्टेप टूवर्ड्स फॉरेस्ट मैनेजमेंट वॉज टेकन इन, कब लिया गया था? जो पहला आधिकारिक कदम था वो 1823 में है, वो रैमसे के द्वारा उठाया गया था। ये रैमसे होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब आपको इसमें से स्टेटमेंट चुनने हैं। देखिए, एलिमिनेशन से जाइए, जो आपको सबसे आसान लगता है। आई थिंक अगर आपको ईयर्स याद नहीं है तो आपको एक चीज़ तो इसमें पता होगी, वो ये है कि 1823 में रैमसे थे ही नहीं। ठीक है, कुमाऊं कमिश्नर कौन थे उस टाइम पे? वो ट्रेल थे। तो ये जो तीसरा है हमारा एलिमिनेट हो जाता है। हमारा आंसर कहाँ से निकलता है? क्योंकि करेक्ट पूछा है तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी। ये सारे 2 स्टेटमेंट हमारे ठीक हैं, जबकि फर्स्ट स्टेप जो है वो ट्रेल के टाइम पे लिया गया था। ठीक है, ये हिंदी में है, वही चीज़ लिखी हुई है हिंदी में। यहाँ पर ठीक लिखा हुआ है रैमसे। ठीक है, रैमसे द्वारा नहीं बल्कि ट्रेल के द्वारा लिया गया था। उत्तराखंड के जिलों में वन आवरण के संदर्भ में 18वीं वन रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ये दोनों क्वेश्चंस मैं एक ही फ्रेम में रख देती हूँ, आप देखिए। जो इंग्लिश के कोड्स हैं ना वो भी सेम ही होंगे। उधम सिंह नगर जो कि वन आवरण वाला जिला है, ये 1 2 3 कर लीजिए आप। ठीक है, ये जब मैंने दोबारा से इसको लिखा था तो ये ऐसे हो गया आगे पीछे। उधम सिंह नगर जो सबसे कम वन आवरण वाला जिला है, फिर भी उसमें वन आवरण में सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। ठीक है, आपको स्टेटमेंट पे ध्यान देना है, इन नंबर्स पे आप रहने दीजिए अभी। आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टेटमेंट को देखिए। ठीक है, ये सही है या नहीं। और हरिद्वार एकमात्र ऐसा जिला है जिसका वन आवरण जो है 25% से कम है, फिर भी उसमें सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। ठीक है, सो स्टार्टिंग के आपको 2 3 और लास्ट के 3 जो जिसमें सबसे ज़्यादा है सबसे कम है वो आपको देख के जाने हैं। ठीक है, और नैनीताल का वन आवरण जो है वो इससे अधिक है लिखा हुआ। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 65 से अधिक है। ठीक है, लेकिन उसमें उल्लेखनीय कमी आई है, मतलब सिग्निफिकेंट डिक्रीज उसमें देखा गया है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा गया। तो हमारा आंसर जो होगा, देखिए ये तो बिल्कुल सही है, जो ये वाला स्टेटमेंट है ना। नैनीताल का हमें पता होगा, अगर आपने वन रिपोर्ट थोड़ी पढ़ी होगी तो नैनीताल का आवरण वास्तव में घटा है परसेंटेज वाइज। ठीक है, जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, बल्कि चंपावत का सबसे ज़्यादा हो गया है जो कि 69% के आसपास है, नैनीताल का 67% के आसपास हो गया। ठीक है, और जो ये हरिद्वार है ना, इसमें जो है आप सकारात्मक वृद्धि नहीं हुई है, इसमें भी कमी आई है। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो ये वाला है वो हमारा गलत है। तो उस हिसाब से आपके जो भी कोड्स बनते हैं, यहाँ पर कोड्स आपके लगेंगे नहीं, कोई बात नहीं, हम पर्टिकुलरली हम इन पर फोकस करते हैं स्टेटमेंट्स पर और उन्हें देख लेते हैं कि सही क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन यही है कि उधम सिंह नगर
इंक्रीज़ हुआ है इसमें, ये सही है। 2% का 2.6% का इसमें लगभग इंक्रीज़ देखा गया, ठीक है, 2.5% आप कह सकते हैं। और यहाँ पर पहले 16% था, अभी 19.44% हो गया है। फिर भी जो है डिस्पाइट इतना बड़ा है, लेकिन उधम सिंह नगर आपको पता होगा प्लेन जो यहाँ पर जो है 19% के आसपास ये है। और इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि हमारा जो डिक्रीज़ देखा गया है ना फॉरेस्ट कवर में, वो हरिद्वार में डिक्रीज़ हुआ है लगभग इतना, और ये पहले 24 था, अभी 24 से थोड़ा कम हो गया, ठीक है। और नैनीताल वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ड्रॉप हुआ है यहाँ पर, पहले 71 था, अभी 67 के आसपास है, -4.19% का इसमें डिक्रीज़ देखा गया, ठीक है। अभी जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो आप देख सकते हैं इसमें टेबल में, यही चीज़ हिंदी में लिखी हुई है। अभी जो ये टेबल है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये देख के जानिए आपको। जो उधम सिंह नगर है उसमें सबसे कम है, पहले भी था कम, अभी भी कम ही है, लेकिन अभी तुलना में जो 70वीं हमारी रिपोर्ट थी, 17वीं और 18वीं में, उन दोनों में तुलना करें तो इसमें बढ़ा है, ठीक है। एक उधम सिंह नगर में बढ़ा है, हरिद्वार में देखिए कम हुआ है, इसलिए ऊपर वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। पिथौरागढ़ में भी इंक्रीज देखा गया, ठीक है। और यहाँ पर टिहरी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, चंपावत, इन सब में डिक्रीज़ हुआ है। पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और चंपावत में डिक्रीज़ हुआ है। ये स्टेटमेंट भी बन सकता है कि जो चंपावत है उसमें ओवरऑल तो जो है सबसे ज़्यादा हो गया है, लेकिन पिछले रिपोर्ट की तुलना में इसमें भी डिक्रीज़ देखा गया है, और नैनीताल में तो सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ है। तो आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो टिहरी गढ़वाल जिसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ गया है, और नैनीताल जिसमें सबसे ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। बेस इफेक्ट काम करेगा यहाँ पर। बेस इफेक्ट मीन्स पहले इतना था ना, तो उस हिसाब से आप देखिए कि कितना कम हुआ है। और यहाँ पर है फॉरेस्ट कवर, वही चीज़ आपकी इंग्लिश में भी लिखी हुई है। जिन चीज़ों पे मैंने मार्क किया है वो इम्पॉर्टेंट है। बीच में क्रोनोलॉजी भी आपसे पूछी जा सकती है ऐसे कि बढ़ते हुए क्रम में लगाइए या घटते हुए क्रम में लगाइए फॉरेस्ट जो कवर है वन आवरण के आधार पर, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि किन जिलों में जो है कमी आई है, किन जिलों में ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, हाईएस्ट और लोवेस्ट आपको पढ़ के जाने। जैसे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें तो बढ़ा है फॉरेस्ट कवर, टिहरी गढ़वाल का जो है हाईएस्ट इंक्रीज आपको मिलेगा, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि कितना हुआ है, 158 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास बढ़ा है। और उधम सिंह नगर है, फिर पिथौरागढ़ है, देहरादून, रुद्रप्रयाग, इन सब में बढ़ा हुआ है। और जो बागेश्वर है ना उसमें भी बढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें लोवेस्ट इंक्रीज है, ठीक है। और बाकी ये है कम वाले जिन्हों में, यानी कि 6 जिलों में कमी आई है फॉरेस्ट एरिया में। नैनीताल में सबसे ज़्यादा कमी आई है, फिर चमोली है दूसरे नंबर पे, फिर पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चंपावत। चंपावत का भी आपको देखना है क्योंकि वो वैसे परसेंटेज वाइज ज़्यादा है, लेकिन कमी भी इसमें आई हुई है। और उत्तराखंड का क्या है, यही चीज़ आपकी हिंदी में लिखी है। और सर्वाधिक वृद्धि किसमें है, टिहरी गढ़वाल। सर्वनिम्न वृद्धि यानी कि सबसे कम वृद्धि बागेश्वर वाले में है, लेकिन वृद्धि है, ठीक है। और ये वाला सेम हिंदी में लिखा हुआ है। सर्वाधिक कमी नैनीताल में, सर्वनिम्न कमी वो किसमें है, चंपावत। अब इसमें तो आपने आंसर देख लिया होगा, कोई बात नहीं। उत्तराखंड के वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत जो है अत्यधिक वनाग्नि संवेदनशील श्रेणी में आता है, हाई फॉरेस्ट प्रोन, ठीक है। फॉरेस्ट फायर प्रोन मीन्स वनाग्नि यानी कि जहाँ पर आग लगने का खतरा ज़्यादा है। तो ऐसा आपने अगर रिपोर्ट में पढ़ा होगा, तो हाई वाला जो है, हाई रेंज, वो आपकी 27.64% के आसपास है। और इसमें जिन राज्यों में वनाग्नि का जो संवेदनशीलता है सबसे अधिक मानी गई है, वो किसमें है, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ भी इसमें इस कैटेगरी में आते हैं। अगर आपने फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ी हो तो उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि इवन कौन से नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट फायर्स रिपोर्ट की गई थी उत्तराखंड के भी, वो भी आपको, अगर आप ऑफिशियल रिपोर्ट निकालते हैं तो प्लीज़ आप उसे पढ़ के जाइए। और एफआरओ के मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है वो, एफआरओ के लिए फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको अच्छे से करके जानी है।
उत्तराखंड में वनाग्नि जोखिम श्रेणियाँ जो हैं वन क्षेत्र के अनुसार अगर हम देखें तो इतनी है। अब ये टेबल है जिसमें कि एक्सट्रीम फायर प्रोन जो है एक्सट्रीम लेवल पर वो 0% लगभग है, ज़्यादा नहीं है, 0.10% है। और वेरी हाई में ये है, लेकिन जब हाई है वो सबसे ज़्यादा परसेंट उसका है 27 पॉइंट, और फिर मॉडरेट लेवल पे जो है वो 20% के आसपास है। यही चीज़ आपकी हिंदी में लिखी हुई है। जो उच्च वाला है वो आपको याद रखना है क्योंकि सबसे ज़्यादा एरिया इसी में ही कवर होगा परसेंटेज में। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, पहले पॉज करना है फिर अटेम्प्ट कीजिए फिर आंसर देखते हैं। 18th फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही देखना है। हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया फाउंड बिटवीन, सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है यानी कि वन क्षेत्र वो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच में पाया जाता है, ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। दूसरा है कि 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जो वन क्षेत्र है वो 10% से ज़्यादा है, जबकि 3000 से 4000 मीटर जो है ऊंचाई के बीच में जो वन क्षेत्र है वो 7% से ज़्यादा है, और 2000 से 3000 मीटर जो है वो 25% से ज़्यादा है। आपको सबसे ज़्यादा वाला पता होना चाहिए, उसके हिसाब से आप कहीं एलिमिनेट कर सकते हैं, आप देखिए। ठीक है, अभी हम आंसर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ये टेबल याद ज़रूर रखनी है कि सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट है वो कितने में है, 1000 से 2000 मीटर में की ऊंचाई पर इतना वन क्षेत्र है, और सबसे कम जो है वो 4000 प्लस की मीटर की ऊंचाई पर है, ओनली 0 पॉइंट समथिंग है। तो हमारा जो पहला सबसे कम और सबसे ज़्यादा से आपका ये क्वेश्चन शायद सॉल्व हो जाता। सबसे ज़्यादा ये तो आपको ठीक पता है, लेकिन ये 10% नहीं है, ये तो 0% के आसपास है। तो अगर कोई 0 है या फिर 0% पॉइंट में कुछ है और उसको आपको ध्यान में रखना है, सबसे कम और सबसे ज़्यादा, उसके हिसाब से ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर उन्हें हार्ड क्वेश्चंस बनाने होंगे तो, अदरवाइज वो डायरेक्टली पूछेंगे कि कितना सबसे ज़्यादा कौन सा है, डायरेक्टली ये आपको पूछ लिया जाएगा उसमें। लेकिन हम जो है एक एमसीक्यू में एटलीस्ट हम 2-3 क्वेश्चंस हमारे छोटे वन लाइनर बन जाए, वो हम ऐसे कर रहे हैं। और एफआरओ के लिए सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर एक पॉइंट एफआरओ का इम्पॉर्टेंट है जो आपको मेंस में कोट करना है अपने मेंस के पेपर में, जब भी आपका होने वाला है, एनवायरनमेंट हो या जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स उसमें आपको लिखने, इस आधार पर आपको देना है। ठीक है, यानी कि अपना मुद्दा आपको उसमें अच्छा बनाना है तो आपको रिपोर्ट के पॉइंट्स कोट करने पड़ेंगे। यहाँ पर क्या है, एक हमारा सही हो गया था और 4000 वाला हमारा गलत है। सो 2 को एलिमिनेट करना है आपको, एक ही एलिमिनेट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं ये 3000 वाला कितना है। ये वाला पॉइंट भी आपका इनकरेक्ट है क्योंकि लेस देन 25 जो है वो है 25% से ज़्यादा नहीं है, वो 23% के आसपास है। कौन सा, 2000 से 3000 मीटर वाला। तो चौथा भी हमारा गलत हो गया। हमारा आंसर कौन सा बन जाएगा, 4 से एलिमिनेट हो रहा है ये, एक और 3 हमारा सही आंसर है इसमें। ठीक है, और इसमें आप देखिए ये पॉइंट्स लिख दिए यहाँ पे, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये है, पूछ भी सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से लगाइए, मैक्सिमम और मिनिमम देख के जाना है। यही चीज़ हिंदी में लिखी हुई है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग भारत रत्न अवार्ड्स इन 2024। वैसे भारत रत्न के बारे में अभी लोअर और उसमें नहीं पूछा गया है, सो हो सकता है कि आप पूछें। A total of 5 personalities were awarded Bharat Ratna Award in 2024. Among the recipients are P.V. Narasimha Rao and M.S. Swaminathan. With these additions, the total number of Bharat Ratna awardees has reached 50. यानी कि 50 पहुंच गए। टोटल कितने मिले हुए हैं, 50 मिले हुए हैं या नहीं, वो आपको देखना है। आपको ये याद होगा कि एम एस स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया था, और
5 पर्सनैलिटीज़ को दिया गया था, ये भी आपको याद होगा। लेकिन ये डेटा गलत है, इसमें 53 टोटल हो गए हैं, यानी कि 53 हो गए हैं, 50 नहीं है। तो 3 से हमारा ये एलिमिनेट हो रहा है। यहाँ पर ए हमारा आंसर है, केवल 1 और 2 हमारे सही हैं। ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसमें 53 इनकी गिनती हो गई, मतलब आज तक जो डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं भारत रत्न के वो 53 हो गए। ये लिस्ट है, आपको देख के जाना है कि कौन कौन इस लिस्ट में शामिल है। जैसे कर्पूरी ठाकुर हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, पीवी नरसिम्हा राव हैं, नरसिम्हा राव होना चाहिए से, चौधरी चरण सिंह हैं और एमएस स्वामीनाथन हैं। एमएस स्वामीनाथन के बारे में आपको पढ़ के जाना है। इनके बारे में पीसीएस 2024 में प्रश्न आया था कि हरित क्रांति के जनक कौन है। पीसीएस में आया था, बट 24 में आया था या उससे पहले आया था, ये कंफर्म है किसी में आया था। और एक्सप्लेनेशन वही हिंदी में है, सॉरी इंग्लिश में है, ये आप देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। इसका इंग्लिश हिंदी वर्जन नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2। ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, और इनके हेडक्वार्टर हैं, कहाँ पर ये स्थित है। नाटो जो है वो फेमस है और न्यूज़ में भी है, तो आपको उसके हिसाब से पता होना चाहिए। 1-2 एलिमिनेट करके आपका आंसर आ जाएगा। नेटो जो है वो कौन सा है, ब्रुसेल्स में है हेडक्वार्टर, तो ए का हमारा मैच होना चाहिए 3 से। और WHO आपको पता होगा जिनेवा में है, तो बी का हमारा मैच होना चाहिए 1 से, जो कि इसमें है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। OECD और यूनिसेफ का भी आप देख लीजिए। सी का है पेरिस और यूनिसेफ का कहाँ है, न्यूयॉर्क में। और यहाँ पर इंटरनेशनल जो इम्पॉर्टेंट हैं वो मैंने लिख दिए हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक आपको देख के जाना है, ये न्यूज़ में है क्योंकि इसके जो हेड और सेक्रेटरी है ना वो इंडियन ओरिजिन के हैं, अजय बंगा जी। और कब कब बना था, क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है। उत्तर प्रदेश PSC में पूछे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन कब कब बने थे, और क्रोनोलॉजी आप बताइए उस हिसाब से सबसे पहले कौन सा बना था और सबसे बाद में कौन सा बना है, ये भी पूछा जा सकता है। अगर ये याद ना रही, लेकिन ऐसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको ध्यान में रख सकते हैं, नंबर्स ऐसे। और यहाँ पर देखना है आपको, हाँ कौन कहाँ है, ज़रूरी नहीं है ये क्रोनोलॉजी से लगे हो, लेकिन जितने जितने न्यूज़ में थे वो उस हिसाब से लगे, जो ज़्यादा न्यूज़ में था वो ऊपर है, ठीक है। और हेडक्वार्टर्स आ सकते हैं, ADB न्यूज़ में है बहुत, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो हेड हैं वो भी आपको याद रखने हैं, मसातो कांडा। आपको पता होना चाहिए कि ADB जो है उस पर मैंने वैसे एक वीडियो भी बनाई हुई है, जो करंट अफेयर्स में आपको मिल जाएगी, उत्तराखंड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप ADB के बारे में पढ़ के जाइए, क्योंकि ADB ने हाल ही में अर्बन मोबिलिटी उत्तराखंड के लिए लगभग $200 मिलियन का लोन जो है वो दिया है। और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने हमें लोन दिया है और किस पर्पस के लिए दिया है, अर्बन जो मोबिलिटी है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है। ये सबके हेडक्वार्टर्स दिखने हैं आपको। और जो लेटेस्ट मेंबर है ना वो भी देख के जाइए। लोअर PCS में और इससे पहले जो RO पेपर हुआ था उसमें लेटेस्ट मेंबर पूछा गया था कि 9th मेंबर बताइए, 11th मेंबर जिसने ज्वाइन किया है, जैसे इंडोनेशिया के बारे में आया था। और जो 9th पार्टनर कंट्री है वो आया था नाइजीरिया के बारे में। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। यही चीज़ हिंदी में है, आप ये स्पेलिंग चेक कर लीजिए ऊपर से। ये पोर्शन आपका इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ADB के बारे में भी है और लेटेस्ट मेंबर्स इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। जो नेटो जो है उसके ये वाला क्वेश्चन आ गया है, ऑलरेडी पूछा गया है। ये 32वां मेंबर स्वीडन है। यूरोपियन यूनियन के टोटल 27 मेंबर्स हैं, लेकिन याद रखना है ब्रिटेन यानी कि UK यूनाइटेड किंगडम इसमें नहीं है, और ब्रिटेन नहीं है। और
आसियान कंट्रीज़ में 11 मेंबर हैं। जो 11th मेंबर है लेटेस्ट वो है ईस्ट तैमूर, या फिर इसे तैमूर लेस्ते, या फिर अगर मैं सही याद कर रही हूँ तो ऐसा कुछ दूसरा नाम भी है। ईस्ट तैमूर आप याद रखिए, इससे आपको पता चल जाएगा। और सार्क कंट्रीज़ जो हैं वो 8 मेंबर्स हैं और इंडिया भी है इसमें। ज़्यादातर ये कंट्रीज़ हमारे ही पड़ोसी देशों के नाम है इसमें। एडीबी का जो लेटेस्ट मेंबर है वो है इज़राइल। इज़राइल के बारे में पूछा जा सकता है। इज़राइल का आपको मैप भी देख के जाना है। जो एक गाज़ा स्ट्रिप है वो कहाँ पे है। इज़राइल के जो बॉर्डर्स हैं वो मेडिटेरेनियन सी से लगते हैं, इधर डेड सी है, जॉर्डन और यहाँ इलाका जो है आपको देख के जाना है। और जो सेंट्रल एशिया का मैप है प्लस वर्ल्ड मैप तो आपको पूरा देख के जाना है। वर्ल्ड मैप को अच्छी तरीके से करना है। जो रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस, पासेस इम्पॉर्टेंट, और जो इम्पॉर्टेंट रूट से जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो है ये पूछा गया था कि आई थिंक ट्रांस पैसिफिक रूट के बारे में पूछा गया था, और ये भी पूछा जा सकता है। और एक रूट जो है अभी बन रहा है, जैसे पनामा कैनाल वगैरह है वो बंद हो रही है, उसके ऑल्टरनेटिव्स में बंद हो रही है, मीन्स उसमें पानी कम हो गया है, तो इस वजह से ऑल्टरनेटिव्स को देखा जा रहा है। जो वो रूट्स जो हैं डेवलप किए जा रहे हैं, वो कौन कौन से रूट्स हैं, और उन रूट्स में जो इम्पॉर्टेंट खाड़ियाँ पड़ती हैं, जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट पड़ते हैं, वो देखने हैं आपको। अच्छे तरीके से करके जाइए, वर्ल्ड मैप से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। और एनडीबी का जो न्यूएस्ट मेंबर है याद रखना है, वो अल्जीरिया 9th मेंबर इसका बना हुआ है। और ब्रिक्स के बारे में पढ़ के जाना है। सारा जो पर्टिकुलरली सिलेबस है ऑर्गेनाइजेशन का वो दिया हुआ है एक ही जगह पर। जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बारे में आपको 4-5 चीज़ें तो देख के जानी है। कौन कौन सी जो हम ऊपर देख रहे थे। एक तो संगठन, फिर उसका मुख्यालय, स्थापना वर्ष या फिर क्रोनोलॉजी आप पढ़ लीजिए, और उसके जो हेड बने हुए हैं वो कौन है, और सदस्यों की जानकारी, पहला कौन सा था और लास्ट कौन सा है। ठीक है, लेटेस्ट कौन से हैं 1-2 वो करने, और जो लेटेस्ट हैं उनका नंबर कौन सा है, क्या वो पार्टनर कंट्री के तौर पे ज्वाइन हुआ है या फिर फुल मेंबर के तौर पे ज्वाइन हुआ है, वो देखना है। और प्लस अगर समिट्स हुए हैं उनके लेटेस्ट 2024 में जितने समिट्स हुए हैं वो अच्छे तरीके से देख के जाना। ब्रिक्स का हो गया। और यहाँ पर जो आईएसए हैं उनके जो डीजी हैं वो आशीष खन्ना हैं। ये रिसेंटली आई थिंक 2024 में ही अपॉइंट हुए हैं, तो आ सकता है। बाकी ब्रिक्स में फुल मेंबर जो है इंडोनेशिया बन चुका है, और जो पार्टनर मेंबर है वो जून में अभी 2025 में ही अनाउंस हुआ है, वियतनाम। ठीक है। और एनडीबी का जो फुल मेंबर जो बना है वो 19 मई को 2025 में 9th मेंबर बना है, अल्जीरिया। और आईएसए का जो साइनेटरी मेंबर है वो है अंगोला। जो अंगोला है वो मई 2025 में बना है फुल मेंबर के तौर पे। यहाँ पर जो है 105 टोटल मेंबर्स हैं आईएसए में। ठीक है। और 18 जो है साइनेटरी मेंबर्स है, इसलिए 123 यहाँ पर हो गया, इंक्लूडिंग यहाँ पर क्या होगा, साइनेटरी मेंबर्स है ये। वैसे कितने हैं, 105 मेंबर्स हो चुके हैं। ये आईएसए की ही वेबसाइट से मैंने लिया है। वही चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, आप इसे पढ़ लीजिए ध्यान से। एक आध क्वेश्चन इनमें से आज के जो 8-9 हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं उनमें से इम्पोर्टेंट काफ़ी हो जाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि यूकेपीएससी को क्या इम्पोर्टेंट लगता है। अगर आसान पूछना होगा तो जो न्यूज़ में है चीज़ें वो पूछेंगे आपसे, और अगर टफ़ पूछना हो तो कुछ ऑब्सक्योर काइंड ऑफ थिंग भी पूछ सकते हैं आपसे। फिर भी हमने टेस्ट सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, आप बस रिवाइज़ कीजिए अगर आपने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की हुई है। अगर नहीं की हुई है कोई बात नहीं, एक कोई भी स्टैंडर्ड बुक आपको रिवाइज़ करनी है जो आपने पहले से पढ़ी है। अब न्यू थिंग्स आपको इतनी नहीं करनी है, पिछला रिवाइज़ करना है। फाउंडिंग मेंबर्स कंट्रीज़ जो हैं वो एनडीबी के, ठीक है, वो हैं सबसे पहले तो 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। फाउंडिंग मेंबर्स भी करके जाने हैं आप। इवन आप नाटो के भी फाउंडिंग मेंबर्स करके जाइए, क्योंकि उसमें पूछा जा सकता है कौन कौन है। और स्वीडन के जो स्वीडन को जब ज्वाइन करना था तो किसने हर्डल्स डाले थे, वो टर्की है। और कौन कौन थे, टर्की था आई थिंक, अगर याद सही कर रही हो तो हंगरी था। तो ये इनके भी बन सकते हैं कि ये नाटो के मेंबर्स हैं या नहीं हैं। तो जो न्यूज़ में रहते हैं वो आपको करने हैं। और बांग्लादेश,
ये न्यू मेंबर्स बने हुए हैं, ठीक है। बांग्लादेश, क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है, कौन अभी ज्वाइन किया हुआ है। 21 में बांग्लादेश ने, और 21 में ही यूएई ने ज्वाइन किया है। फिर इजिप्ट ने 2023 में ज्वाइन किया, और जो अभी लेटेस्ट 19 मई को ऑफिशियल है वो है। वैसे बात पहले से चल रही थी, लेकिन ऑफिशियली जो वेबसाइट पर डाला है वो क्या है, 19 मई 2025 को। और एक प्रोस्पेक्टिव मेंबर भी है, वो है उरुग्वे। उरुग्वे कहाँ पड़ता है वैसे, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से याद आता है, वहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो रिवर्स हैं, जैसे अमेजोन रिवर, उसके बारे में सब कुछ पढ़ के जाना है, कोई इम्पोर्टेंट डैम है उस पर। और प्लस मैप अच्छे तरीके से करके जाइए, वर्ल्ड का मैप, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। जो बैंक है उसका जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो लगभग $100 बिलियन के आसपास है। यही चीज़ जो है आपको हिंदी में भी नीचे है। फर्स्ट एमडीबी बना था, मल्टी नेशनल डेवलपमेंट बैंक है एनडीबी, 2016 में, जिसने ग्रीन बॉन्ड इश्यू किए थे चाइना के इंटर बैंक बॉन्ड मार्केट में। और कंसिडर करना है आपको, अगला प्रश्न है ये हमारा, इंटरनेशनल जो समिट्स हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो इम्पोर्टेंट है। जो हिंदी के कोड्स हैं ना, वो भी यही होंगे। 6th बिम्स्टैक समिट जो हुआ है वो बैंकॉक में हुआ है, थाईलैंड में, और इसकी थीम है बिम्स्टैक प्रॉस्पेरस, रेजिलियंट एंड ओपन। ये हो सकता है हिंदी में ऐसे ही आए, ऐसा ही हिंदी में वो ट्रांसलेट कर दें, जैसे हम मैसेज लिखते हैं वैसा हो सकता है, ऐसे करें, या फिर एक बार आप इसे ज़रूर हिंदी में भी देख के जाइए, प्रॉस्पेरस, रेजिलियंट, इनका मतलब क्या है हिंदी में। और 55th जो एनुअल मीटिंग हुई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2025 में, वो कहाँ हुई है, जिनेवा में हुई है, स्विट्ज़रलैंड, विद द थीम, क्या है हमारे पास थीम, कोऑपरेशन फॉर एन इंटेलिजेंट एज। और 8th जो है हमारे पास इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई है पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में, विथ थीम दिस। अब इसमें से आपको देखना है कि सब सही है या फिर कोई चीज़ गलत है। बाकी एक एक उसमें जो है 3 ऑर्गेनाइजेशन के कवर हो रहे हैं, ध्यान से देखिए, थीम भी कवर हो रही है, कहाँ हुआ है ये भी कवर हो रहा है। सो ये किसी भी समिट के बारे में ये चीज़ें आपको पढ़नी है, कहाँ पे हुआ है। अगर कोई इंडिया में कोई इंपॉर्टेंट समिट हुआ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पूछ सकते हैं। हमारा जो है कथन 1 और 3 ही सही है, इसमें दूसरा क्यों गलत है, लेट्स सी। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, उसका जो समिट हुआ है वो दावोस में हुआ है, दावोस में हुआ है, ना कि जिनेवा में, ठीक है, दावोस में हुआ है। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, जैसे 6th बिम्स्टैक समिट हुआ है 2025 का बैंकॉक में, यही चीज़ है, थीम वगैरह आपको देखनी है, ये क्वाड की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ये तो इवन पूछा भी गया है, आई थिंक 16th ब्रिक्स समिट है, रशिया में हुआ था, कजान में, और चेयर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इसको चेयर कर रहे थे, और रशिया के प्राइम मिनिस्टर भी, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी चेयर कर रहे थे। समिट नेम, अभी एससीओ का भी देख के जाना है, इसको करना है। इसका समिट इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ था 2024 में ही, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने भी ज्वाइन किया था। यहाँ पर जो है 10th मेंबर कौन सा है, बेलारूस है। और यूएन बायोडाइवर्सिटी समिट, यूएन के जो जितने बायोडाइवर्सिटी समिट्स हुए हैं ना एफआरओ के मेंस के लिए, आपको वो डिटेल में करने हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी है, क्या क्या टारगेट्स जो है कंट्रीज़ ने दिए हुए हैं, इंडिया के क्या टारगेट्स हैं, जो एनडीसीज वगैरह हैं इंडिया के कितने फुलफिल हो गए हैं, और क्या हमारे अभी आगे के हमने टारगेट्स दिए हैं, वो सब देख के जाना है, और उनको बार बार मेंस में कोट करना है। नेटो का समिट हुआ था, और G7 समिट, G7 की सारी कंट्रीज़ आप देख लीजिए कि कौन कौन सी हैं। इटली में हुआ था इसका समिट। और यहाँ पर वर्ल्ड वाटर फोरम है, वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस है, जो 2023 और 24 के इम्पोर्टेंट, सॉरी 25 और 24 के इम्पोर्टेंट थे, वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। जो 10th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो है, देहरादून उत्तराखंड में ही हुआ था, ठीक है। इसकी थीम है डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेद पर्सपेक्टिव। सो एक आई थिंक इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था
हरिद्वार को लेकर कोई समिट हुई थी हरिद्वार में, वो हमने पेपर में कवर किया है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आप उसे देख सकते हैं। वो पेपर है हमारा लोअर पीसेस का है आई थिंक, हाँ वो सॉल्व्ड है, और लोअर पीसेस का या फिर RO का, जो 4 मई को हुआ था। फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट जो है वो न्यू दिल्ली में हुई। अगर कोई समिट फर्स्ट टाइम हो रही है और वो इंडिया में हो रही है, वो डबल इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट है एक तो बुद्धिस्ट समिट, एशियन वाली जो है वो भी इंडिया में ही हो रही है, ये है फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट, वो भी कहाँ हुई थी, न्यू दिल्ली में। और जो ग्लोबल बुद्धिस्ट है वो समिट भी कहाँ हुई है, इंडिया में। वही उसी का ही हिंदी में है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे अटेम्प्ट कीजिए। उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसके संबंध में जो फिस्कल ईयर है 2023-24 और 24-25 के आंकड़ों के अनुसार इन पर विचार करना है। वित्त वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP लगभग 3.78 लाख करोड़ था, जिसमें यह भारतीय राज्यों की GDP रैंकिंग में 20वें स्थान पर रहा था। ये कथन सही है या नहीं? और वित्त वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में उत्तराखंड जो है 5वें स्थान पर रहा था। और वित्त वर्ष 2023-24 में वैसे वो ज़्यादातर रिवाइज्ड एस्टिमेट्स पूछते हैं, करंट जो प्राइसेस हैं उन पर कम ही पूछते हैं। क्या पता उन्होंने क्वेश्चन बैंक जो है वो पहले तैयार कर लिया हो, तो आपको थोड़ा बहुत पिछला बजट भी देख के जाना है। पिछले बजट में से एक क्वेश्चन आया था, इस बार के बजट से नहीं आया था, बल्कि लोअर पीसीएस में पिछले इकोनॉमिक सर्वे से या फिर उससे पूछा था, कंट्रीब्यूशन पूछा था आई थिंक, जो आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से रिलेटेड। और वित्त वर्ष में यही जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी है, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान क्रमशः इतना इतना है। ध्यान से देखना है आपको, रिस्पेक्टिवली यानी कि क्रमशः दिया हुआ है, ठीक है। सो कौन से नंबर पे, जैसे एग्रीकल्चर के बारे में बोल रहे हैं 46% है, इंडस्ट्री के बारे में आपको देखना है कि ये सही है या नहीं है। ये तो हमें बिल्कुल गलत लग रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर का इतना है ही नहीं, ये अलग वो कर दिए गए, फ्लिप कर दिए गए। सर्विस का इधर लिख दिया गया है, सर्विस का ये होगा, इंडस्ट्री का जो एग्रीकल्चर का है वो 9.8% होगा। तो तीसरा हमारा गलत है, 2 एलिमिनेट हो जाते हैं हमारे। और जो ये रैंकिंग है ना, 5th रैंकिंग नहीं है, उत्तराखंड की 8वीं रैंकिंग है, तो दूसरा भी हमारा गलत है। हमारा कथन सिर्फ एक ही सही है और करेक्ट ही हमसे पूछा है। हमेशा ना इसे अच्छे तरीके से देखिए, नॉट करेक्ट तो नहीं पूछा है कहीं पे, और अगर करेक्ट पूछा है उसको पहले आप देख लीजिए कि पूछा क्या है मुझसे। तो केवल एक ही हमारा सही उत्तर है। और यहाँ पर जो है दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि उत्तराखंड का प्रति व्यक्ति आय जो 2023-24 की बात कर रहे हैं उसमें 8वां स्थान रहा है, 5वां नहीं। और वास्तविक क्षेत्रीय हिस्सेदारी में जो है सेवा क्षेत्र जो है वो 46% के आसपास है, उद्योग वाला 43, और इसका कौन सा है 9.8% है। जो 23-24 का है ना ये है। और जो इस बार का बजट है ना एस्टिमेट वाला, वो हमने YT पर यानी कि यूट्यूब पर पूरा कवर किया हुआ है, आप उसे ज़रूर देख के जाइए क्योंकि यही चीज़ें जो है इसी तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। ये है। और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ जो इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं वो आप ये यहाँ से पढ़ सकते हैं, वही उन्हीं के ही MCQs फॉर्म। ऐसे अगर उन्हें आसान तरीके से पूछना होगा तो एक फैक्ट सिर्फ वो एक बारी में पूछेंगे, ये 1 लाइनर में। कैसे कि जैसे उत्तराखंड का प्रति व्यक्ति आय जो है वो 8वां स्थान रहा है 23-24 में, इस तरीके से।